Hello everyone. So today we will cover the next part of principles of inheritance and variation. ठीक है, तो इस चैप्टर का हम आज थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी विल सी द टॉपिक्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस. सो टू स्टार्ट विथ सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिकली हमें स्टार्ट करना है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस. लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो हैंकिंग था, ही इज़ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्स बॉडी इन 1981. जो हम एक्स क्रोमोज़ोम पढ़ते रहते हैं, सेक्स क्रोमोज़ोम जो कि मेल्स एंड फीमेल्स में पाया जाता है, इस एक्स क्रोमोज़ोम को इसे हम एक्स बॉडी बोला था. किसने? हैंकिंग ने. हैंकिंग हैज़ डिस्कवर्ड इट इन 1891. ठीक है ना. तो हम आगे मूव करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमंस पे. ठीक है, तो हमारा जो मेल पेरेंट होता है, बेसिकली ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल ऑफ 46 क्रोमोज़ोम्स, जिसमें से 22 ऑटोजोमल क्रोमोज़ोम होता है, 22 पेयर्स, एंड 1 इज सेक्स क्रोमोज़ोम का पेयर. ठीक है, वही सेम चीज़ फीमेल में भी होता है इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो जो सेक्स क्रोमोज़ोम का पेयर होता है मेल्स में वो XY होता है एंड फीमेल्स में XX होता है. ठीक है, तो अगर फीमेल के पास तो XX ही है तो ये सिर्फ X ही देगा. ठीक है, मेल के पास वेरिएशन शो होता है, एक X और एक Y. अगर मेल का X क्रोमोज़ोम फीमेल के X क्रोमोज़ोम के साथ फ्यूज़ करे, यानी कि अगर मेल X क्रोमोज़ोम दे तो जो ऑफस्प्रिंग होगी या जो चाइल्ड होगी वो गर्ल होगी. और अगर मेल का Y क्रोमोज़ोम डोनेट हो, यानी कि मेल Y क्रोमोज़ोम दे, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बॉय होगा. ठीक है, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे इल मिथ्स हैं कि जो जेंडर ऑफ द चाइल्ड होता है वो फीमेल पे डिपेंड करता है, लेकिन बायोलॉजिकली ये गलत है, क्योंकि जो वेरिएशन होता है वो मेल में शो होता है. जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर XX फ्यूज़ हो रहा है, मतलब अगर मेल पेरेंट X देगा तो गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर मेल पेरेंट Y देगा देन द चाइल्ड इज़ बॉय. ठीक है, और हमारे देश में सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज़ अ क्राइम. ये क्राइम इसलिए है क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चे के जन्म लेने से पहले उनका जेंडर स्पेसिफाई करते हैं, एंड सपोज इफ़ द चाइल्ड इज़ गर्ल देन दे गो फॉर एबॉर्शन, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए होता है. एंड दिस इज़ अ वेरी बैड मिथ. इसीलिए हमारे देश में एमिनोसाइटोसिस, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करने, सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट, यानी कि किस तरह कौन सा सेक्स है वो जानने के टेस्ट को हम एमिनोसाइटोसिस बोलते हैं, एंड परफॉर्मिंग इट इज़ अ क्राइम. ठीक है ना. ड्रोसोफिला ऑल्सो शोज अ सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स पैटर्न एज इन ह्यूमंस, यानी कि ड्रोसोफिला के पास भी XX और XY टाइप का पैटर्न शो होता है, यानी कि वो भी सिमिलर ये पैटर्न शो करेगा. बस उनमें जो होते हैं सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं. इन ह्यूमंस वी हैव 23 पेयर्स एंड ड्रोसोफिला हैज़ ओनली 4 पेयर्स. ओके नाउ, ग्रास हॉपर जो है उसमें X0 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है. इसमें क्या होता है कि मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोज़ोम, यानी कि X0 टाइप, यानी कि मेल्स में एक क्रोमोज़ोम एब्सेंट होगा. मेल्स में सिर्फ एक X क्रोमोज़ोम होता है, वेर एज फीमेल्स हैज़ XX टाइप ऑफ पैटर्न. मतलब फीमेल के पास 2 X क्रोमोज़ोम होता है और मेल के पास ओनली X, यानी कि एक नॉट होता है, वो नहीं होता. ये प्रेजेंट होता है ग्रास हॉपर्स में. ओके नाउ कमिंग टू हैन के पास ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और हैन में फीमेल हेट्रोगेमेटी शो होती है. यानी कि देखो, हमने मेल्स में देखा, ह्यूमंस में देखा और ड्रोसोफिला में देखा कि मेल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, यानी कि उसमें हेट्रोगेमेटी होती है, दैट इज़ XY. लेकिन हैन के केस में ये काम फीमेल्स करती हैं, यानी कि फीमेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के वेरिएशन शो होते हैं, यानी 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि होते हैं ZW. तो हैन में फीमेल के पास ZW होती है and the male has ZZ. ठीक है, and the process is same as we have seen in humans. ठीक है, तो इसका मतलब है कि फीमेल हेट्रोगेमिटी is shown in hen. Now we go to हनी बी. हनी बी एक इंटायरली डिफरेंट टाइप का डिटर्मिनेशन शो करता है. ठीक है, हनी बी में ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स अ फीमेल, एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा एक स्पर्म, यानी कि
मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग, तब तो हमें एक फीमेल मिलेगी, ठीक है, देन वी विल गेट अ फीमेल। लेकिन अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि इसके पास कोई मेल गैमीट नहीं आया, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है मेल में। मेल में मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और मेल बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मेल्स हैं उनमें सिर्फ एनप्लॉयडी शो होगी, क्योंकि इनमें कोई भी फ्यूजन अकर नहीं होता। लेकिन फीमेल में क्योंकि फ्यूजन होता है, इसलिए इसमें 2 एनप्लॉयडी होती है, एन फ्रॉम मेल एंड एन फ्रॉम फीमेल, देन दे फ्यूज टू फॉर्म फीमेल हनी बीज, ठीक है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो भी कन्वर्ट होते हैं बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इनटू मेल्स, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि मेल्स के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैन दैट ऑफ फीमेल्स होता है। सही है, क्योंकि मेल में कोई फर्टिलाइजेशन, कोई फ्यूजन नहीं होता है, तो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि एनप्लॉयडी होता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फिगर विच इज़ गिवन इन आवर एनसीईआरटी। ये देखो पेरेंट्स हैं तो फीमेल और मेल। अगर फीमेल जो जब मेल देगी तो क्या होगा, फीमेल में मियोसिस होता है, ठीक है, देन वी गेट 16 एंड मेल बनेगा हमारा 16, ठीक है। नाउ मेल में क्या होता है, माइटोसिस होगा एंड देन वी गेट फीमेल 32। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर आर प्रेजेंट, लेकिन फादर एंड सन आर एब्सेंट। तो हनी बी के केस में ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फादर एंड सन आर एब्सेंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। नाउ वी गो टू म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन जो होता है, किसी भी सडन चेंज जो हमारे बॉडी में आकर हो, उसे हम म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन एक बेसिस होता है जो कि वेरिएशन को लीड करता है, ठीक है, इन डीएनए। म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। तो कम करो। नाउ म्यूटेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन एंड दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है, जैसे कि ये आपका बेस पेयर है, ठीक है, सपोज आप सोच लो AGCUT, तो ये सामने T को वो करेगा, G विल मेक C, ये फिर C, और U तो DNA में होता नहीं है, विल रिमूव दिस, डोंट माइंड इट, एंड दिस इज A, ठीक है ना। तो अगर इतने में चेंज आ गया, सपोज कोई एक बेस पेयर जो होता है वो चेंज हो जाता है, एज वी विल सी इन सिकल सेल एनीमिया अहेड, हम देखेंगे आगे सिकल सेल एनीमिया के केस में। तो अगर ये चेंज हो गया, कोई एक बेस पे चेंज हो गया, तो फिर हमें क्या मिलता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। मतलब किसी एक छोटे से पॉइंट पे कोई चेंज हो, तो अगर ये चेंज हुआ सिर्फ इतना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि पूरा एक बेस पेयर्स का डिलीशन और इंसर्शन हो जाता है, एक फ्रेम का इंसर्शन हो जाता है, ठीक है, या फिर डिलीशन हो जाता है, एक बड़े पैमाने में म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो बीटा चेन होता है उसकी 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिन के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन के एक पॉइंट पे जब म्यूटेशन होता है तो हमें सिकल सेल एनीमिया मिलता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा कि एक पूरा मतलब डिलीशन और डिलीशन, पूरा एक फ्रेम का डिलीशन हो जाएगा, पूरा एक फ्रेम एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है। नाउ पॉइंट म्यूटेशन इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स। पहला हमारा साइलेंट म्यूटेशन, देन सेकेंड वन इज नॉनसेंस म्यूटेशन एंड लास्ट इज मिससेंस म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन कोई हार्म नहीं करता, हम इसे साइलेंट इसलिए बोलते हैं, मतलब इसमें कोई जगह पे म्यूटेशन हो रहा है, सपोज ये G और C है एंड हियर A एंड T, तो ये हमारा म्यूटेट हो गया इतना, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आगे के पूरे बेस पे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, इसका जो काम होता है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हम इसे साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा खुद को, कोई चेंज नहीं ला रहा बॉडी में। देन नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब जो स्टॉप कोडॉन्स को प्रोड्यूस करे। स्टॉप कोडॉन्स होते हैं AUG UUU, ये सब स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, तो मतलब जिनका कोई काम नहीं होता। नॉनसेंस हम इसलिए बोलते हैं, नॉनसेंस मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। और मिससेंस जो होता है ये कोड्स फॉर एंटायरली डिफरेंट एमिनो एसिड्स। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अच्छे से मिससेंस म्यूटेशन को।
कोड्स फॉर अ एंटायरली डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। देखो जैसे कि TCC है, AGG है, ठीक है, ये CG है, ये कोड करता है आर्गिनिन के लिए, मतलब बता रहे हैं कि इतना हमारा कुछ है, एक बेस पेयर का फ्रेम है मान लो, और ये जो होता है आर्गिनिन के लिए कोड करता है। देन ये C और G यानी कि इतना जो डॉटेड पोर्शन है उसमें क्या हुआ कि अल्टरेशन हो गया, यानी कि G और C हो गया, ठीक है। कॉड्स थ्रोनिन, ये कोड्स करने लगता है थ्रोनिन, यानी कि देखिए ये एजिनिन से सीधे थ्रोनिन कॉज को कोड करने लगा। कब? जब ये C और G में बस GC का चेंज होने लगा, ठीक है। एक एंटायरली डिफरेंट एमिनो एसिड को ये कोड करने लगा। देखो बस इतने से चेंज के लिए एक पूरा डिफरेंट एमिनो एसिड, पूरा बहुत अलग है एक दूसरे से, तो इसको हम मिसेंस म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी गो टू पेडिग्री एनालिसिस। अब मैं आपको पहले बता दूं कि पेडिग्री एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। देन ये समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बुक में उतने अच्छे से लिखा नहीं जाता और बहुत सारे बेसिकली टीचर्स भी नहीं समझाते ठीक से, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना है, और इसके जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है, और बाद में मैं कोशिश करूँगी कि मैं और एग्जांपल्स डिस्कस कर लूँ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल एक ही लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इसमें हाथ बैठेगी, ग्रामर की तरह, ठीक है। नाउ पेडिग्री एनालिसिस के पहले मैंने इंट्रो दिया है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। देखो डिसऑर्डर्स होते हैं ना हमारे बॉडी में 4 टाइप के होते हैं जो हम बोलते हैं। एक हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट, मैं इसको AD से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। देन ऑटोजोमल रेसेसिव, इसको मैं AR से रिप्रेजेंट करती हूँ। X लिंक्ड डोमिनेंट, यानी कि मैं इसको X एंड D से रिप्रेजेंट करूँगी, और X लिंक रेसेसिव यानी कि XR, ठीक है। ये चारों डिसऑर्डर्स के नाम है, ओके। नाउ सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, पहले हम इससे पहले पेडिग्री को सॉल्व करें हमें उसके बेसिक तो पता होने चाहिए, तो सिंबल्स को देखेंगे। सबसे पहले देखो ये जो हमारा बॉक्स होता है, द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल, ओके। देन द सर्किल रिप्रेजेंट्स द फीमेल, ठीक है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको स्क्वायर बना हुआ मिले तो आपको समझ आना है कि वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ देयर इज़ अ सर्किल देन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फीमेल। अगर ऐसा हो देन इट इज़ द सेक्स इज़ नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो कि डिजीज़ से पीड़ित हैं या जिनको डिजीज़ है, ठीक है, वो शेडेड होते हैं या कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर कलर है, रेड कलर से फिल हो गया है, तो इसको हम अफेक्टेड इंडिविजुअल बोलेंगे। जब हमें मीटिंग करना होगा, यानी कि आपको बताया कोई मैरिड कपल है, ठीक है, मीट हो रहे हैं, उनके चिल्ड्रेन हैं, तो एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, देखो ऐसे जुड़े रहते हैं। अगर डबल वार जॉइंट हो तो उन्हें मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स होगा, यानी कि ये दोनों आपस में रिलेटिव्स होंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को मेट कर रहे हैं, ठीक है। देन पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब ये ऑर्डर जाता है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन सबसे ऊपर होता है। देन ये जो नीचे आएगा वो आपको समझ आना है कि वो सेकेंड जनरेशन है। फिर अगर ये फिर से सपोज देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, जैसे कि ये हमारा मेल पेरेंट है एंड दिस इज़ आवर फीमेल पेरेंट, ठीक है। नाउ सॉरी, देन इनके बच्चे हैं, दीज टू आर देयर चिल्ड्रन, ठीक है ना। फिर इनकी बेटी किसी के साथ मेट करती है एंड दे हैव देयर चिल्ड्रन, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। दिस इज़ आवर सेकेंड जनरेशन, दिस इज़ थर्ड जनरेशन, मतलब जो जितना ऊपर का जनरेशन होगा वो टॉप में रहता है, मतलब ये ऑर्डर ऑफ बर्थ से चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नाउ पेरेंट्स अफेक्टेड विथ पेरेंट्स विथ मेल अफेक्टेड डिजीज़, मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज़। ये देखो ये पेरेंट्स और इनका जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है डिजीज़ का। इसका क्या मतलब है, मतलब पेरेंट्स के पास डिजीज़ नहीं है लेकिन बच्चे के पास है, इसका मतलब इन दोनों में से कैरियर है, ठीक है। कोई एक पेरेंट कैरियर होता है, तभी तो अगर तभी तो उसके बच्चे को वो डिजीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को ऐसे भी लिखते हैं। नाउ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग पेडिग्री, पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो कोई मतलब स्टेप्स नहीं है जो कि आपको 100% गारंटी दे दे कि पेडिग्री आपका सॉल्व हो ही जाए। ऐसी कोई स्टेप्स नहीं है जो कि आपको 100% गारंटी देगी, लेकिन हाँ 90% ये स्टेप्स काम कर जाते हैं, तो वी जनरली यूज टू दिस। देन देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज़ ऑटोजोमल है या रेसेसिव है। देखो हमारे पास 2 ही डिजीज़ है, एक ऑटोजोमल एक एक्स लिंक।
फिर ऑटोसोमल दो टाइप का होगा, एक रेसेसिव हो गया और एक डोमिनेंट हो गया, एंड सेम गोज विथ X1, एक्स लिंक भी एक रेसेसिव एक डोमिनेंट, ठीक है। तो हमें पहले ये पता करना है कि मतलब कौन सा डिजीज़ है, इज़ इट ऑटोसोमल और इज़ इट डोमिनेंट और रेसेसिव। पहले हम ये पता करते हैं कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ठीक है। तो इसका पता करने का तरीका ये है कि अगर सारे किड्स जो हैं वो मैच करते हैं पेरेंट्स से, यानी कि इन ऑल द जनरेशन देयर आर किड्स विच मैच देयर पेरेंट्स, देन दे आर डोमिनेंट, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, ये हमारी फीमेल है और ये हमारे मेल पेरेंट है, ठीक है। दे हैव 2 चिल्ड्रन, ओके, देन सॉरी ये फीमेल के साथ मेट करेगा, एंड दे हैव 1 चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें जनरेशन कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे सपोज आपकी फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, देन आप देख रहे हो इस जनरेशन में आपका मेल अफेक्टेड है, एंड देन आप देख रहे हो कि इस जनरेशन में अगेन इनका सन अफेक्टेड है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में भी एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, सेकेंड जनरेशन में भी एक अफेक्टेड है और थर्ड जनरेशन में भी एक अफेक्टेड है, यानी कि सारे किड्स अपने पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं। देखो ये किड दे आर अफेक्टेड पेरेंट, देन ये किड इसका अफेक्टेड पेरेंट। तो इसमें हमें पता चलता है कि सारे किड्स जो हैं जनरेशन, मतलब ऑल द जनरेशन हैव सम सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। अब बाई चांस मान लो कि ऊपर की जो मदर थी, ठीक है, शी डजंट हैव एनी शेड इन इट, मतलब कि वो अफेक्टेड नहीं होती, ओके, मतलब ये इसके मेल पेरेंट है एंड दिस इज़ फीमेल पेरेंट, एंड ये दोनों अफेक्टेड नहीं होते, इनमें से कोई अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन हाँ उसका सन अफेक्टेड होता है एंड देन सन का सन अफेक्टेड होता है। देन फर्स्ट जनरेशन में कोई अफेक्शन नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में है, तो यहाँ पे ऑल द जनरेशन आर नॉट मैचिंग, तो ये हमारा रेसेसिव हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वेदर फर्स्ट स्टेप है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द डिजीज़ इज़ रेसेसिव और डोमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करते हैं। नाउ देन द सेकेंड स्टेप इज़ कि हम पता करें कि डिजीज़ ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड, ठीक है। तो ऑटोसोमल या एक्स लिंक को पता करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कोई सेक्स का क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दिखाई देता आपको, तो आपको दिखेगा ऑटोसोमल डिजीज़। मतलब ये हमारा मेल पेरेंट है, दिस इज़ आवर फीमेल पेरेंट, दे हैव 2 चिल्ड्रन, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, देन गर्ल इज़ मेटेड विद अनदर बॉय एंड किसी शादी हुई, देन she has 2 girl child suppose, okay। now ऑटोसोमल में क्या है, सपोज हमारे फर्स्ट जनरेशन में दिस इज शेडेड, यानी कि मेल इज अफेक्टेड, ओके, देन मेल से यहाँ पर सपोज फिर से हमारा मेल अफेक्टेड, एंड देन इन थर्ड जनरेशन 2 फीमेल में से एक फीमेल अफेक्टेड। तो इसमें देखो फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड, सेकेंड जनरेशन में अगेन मेल अफेक्टेड, लेकिन थर्ड जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड। तो इसमें क्या होता है कि बोथ सन एंड डॉटर कैन बी अफेक्टेड, मान लो कि ये भी अफेक्टेड, ठीक है, ये दोनों अफेक्टेड है, मान लो आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो मेल पेरेंट है वो अफेक्टेड है, देन वो अफेक्शन दोनों में आ रहा है, उसके सन में भी एंड डॉटर में भी, देन डॉटर गिव्स 2 daughters whose one of the daughter is affected। तो इसमें कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा है, मतलब कि अगर मदर सिर्फ सन को ही दे, मतलब अगर आप देखोगे कि मदर है तो देन सन इज ओनली गेटिंग अफेक्टेड, क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखेगा, तो वो हमारा सेक्स लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर फादर अफेक्टेड है तो वो सिर्फ डॉटर को अफेक्ट करेंगे, मतलब ये उल्टा चलता है फॉर एक्स लिंक्ड। लेकिन ऑटोसोमल में दोनों को अफेक्ट हुआ जा सकता है, मतलब कि सन और डॉटर दोनों अफेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम फादर और आइदर मदर, ठीक है। तो यहाँ पे फादर अफेक्टेड, देन देयर सन एंड डॉटर बोथ आर अफेक्टेड, एंड द डॉटर्स डॉटर इज वन ऑफ द डॉटर्स डॉटर इज ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोसोमल हो गया, ठीक है, दिस इज आवर ऑटोसोमल। नाउ एक्स लिंक के लिए हमें चाहिए
कि क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखे। मतलब अगेन यू सी, जैसे ये हमारा फीमेल है एंड दिस इज आवर मेल, दे हैव 2 चिल्ड्रन अगेन, 1 मेल एंड अगेन मेल, ठीक है। देन one of the children is married and this couple has 3 children, 1 girl child, again a girl child and the third one is male, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें मदर अफेक्टेड है, ठीक है, मदर इज अफेक्टेड, मदर इज शेडेड, यानी कि मदर इज अफेक्टेड। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि सन इज अफेक्टेड, ओनली दिस मच, इनके बच्चों में कोई अफेक्शन नहीं, आप मान लो ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये आपकी मदर है, दिस इज आवर फीमेल पेरेंट इन फर्स्ट जनरेशन, एंड सेकेंड जनरेशन में आपको दिख रहा है कि वो मेल को अफेक्ट कर रही है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। फिर अगेन ये मेल जो होगा अपनी फीमेल चाइल्ड को अफेक्ट करेगा, देन अगेन क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में हम बोलते हैं कि फादर टू डॉटर, डॉटर टू अगेन मेल, देन मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इस तरह से जो जाता है क्रिस क्रॉस पैटर्न, उसको हम एक्स लिंक बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया। हम पहले पता करेंगे कि कौन सा रेसेसिव है एंड विच वन इज डोमिनेंट, देन द सेकेंड स्टेप इज कि वी विल आइडेंटिफाई विच वन इज ऑटोजोमल एंड विच वन इज एक्स लिंक, ठीक है। नाउ इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो मैंने दिखाया है कि जो मेल है वो अफेक्टेड नहीं है, दिस इज आवर मेल पेरेंट, रुको मैं ऐसे सिंबल यूज़ कर देती हूँ, दिस इज मेल पेरेंट एंड दिस इज आवर फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो कि जो मदर है वो अफेक्टेड है, देन मदर क्या कर रही है, एक सन एंड एक डॉटर, इनको 4 बच्चे हैं, उनमें से एक सन एंड एक डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है। इनका एक अनअफेक्टेड सन के 3 बच्चे हैं हु हैव नो अफेक्शन, मतलब कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो हमारी अफेक्टेड डॉटर है उसके 3 बच्चे हैं, 2 सन एंड 1 अफेक्टेड डॉटर, ठीक है। ये आपका पेडिग्री चार्ट आपको दिया है और वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी डिजीज़ बताओ कि ये कौन सा डिजीज़ शो कर रहा है। सो वी विल गो स्टेप वाइज, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे कि जनरेशन का नाम, तो अभी मैंने बताया कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इतना है, इसमें भी हमें इसका कोई काम नहीं है, दिस इज़ यूजलेस फॉर अस, हमें काम है सिर्फ इसका, इस जनरेशन का, ठीक है। नाउ देन वी विल गो टू फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम देखेंगे कि सारे जनरेशन क्या मैच कर रहे हैं इससे पेरेंट से। तो हाँ, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में भी अफेक्टेड है। अभी आपको ये नहीं देखना कि मेल से फीमेल जा रहा है कि फीमेल से मेल जा रहा है, क्योंकि पहला काम जो हमारा था, जो फर्स्ट वर्क इज टू आइडेंटिफाई वेदर द डिजीज इज डोमिनेंट और रेसेसिव, एंड फॉर इट हमें देखना है कि सारे जनरेशन के किड्स क्या मैच कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि सारे जनरेशन में एटलीस्ट एक तो इंडिविजुअल है जो कि अफेक्टेड है, देखो तीनों जनरेशन्स में, दैट्स वाई दिस इज अ डोमिनेंट डिजीज, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हमें पता चल गया कि डोमिनेंट है। नाउ वी गो टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हियर नो क्रिस क्रॉस पैटर्न इज सीन, देखो फीमेल टू मेल आ रहा है, ओके क्रिस क्रॉस, लेकिन यहाँ पे देख लो फीमेल टू फीमेल गया, अगेन फीमेल टू फीमेल गया, इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया कि क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है, देन इट इज़ ऑटोजोमल, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है दैट हियर नो क्रिस क्रॉस पैटर्न इज सीन और बोथ सन एंड डॉटर आर अफेक्टेड बाय मदर एंड सो इट इज़ ऑटोजोमल, इट इज़ अ पेडिग्री चार्ट ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया अपना पेडिग्री एनालिसिस। आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि सबसे पहले आप ये देखिए कि वेदर द डिजीज़ इज़ डोमिनेंट और रेसेसिव, उसके बाद पता कीजिए कि ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है। स्टेप वाइज जाइए, पहले सारे जनरेशन का नाम लिखिए, धीरे धीरे करते करते आदत में आ जाएगा। डू मोर प्रैक्टिस, क्योंकि पेडिग्री में जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा हो, ठीक है। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हम कवर करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड
ये हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड द चैप्टर विल बी ओवर. देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर क्वेश्चंस. लेकिन फिर भी पेडिग्री तो आप खुद ही सॉल्व कीजिए. एंड द चैप्टर इज़ ईजी. मेंडेलियन पोर्शन इज़ ऑलवेज लर्नड ऑलमोस्ट इन क्लास 10th. देन फिर आगे सब कुछ ईजी है. देन द नेक्स्ट वीडियो विल कम सून. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.